नमस्कार। अब तो ये साफ होता जा रहा है कि कोरोना हाथ से बाहर निकल चुका है और जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे प्रधान सेवक इस पूरे नैरेटिव से धीरे धीरे खुद को वापस ला रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी जैसे कि प्रधान सेवक खुद एक सेनापति हों और पूरी एक सेना को आगे लीड कर रहे हों, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कोरोना के खिलाफ जंग में, युद्ध में। महाभारत का दर्जा भी दिया था उसको, ठीक है, और 21 दिन का वक्त मांगा था। जैसे जैसे स्पष्ट हुआ कि लॉकडाउन एकदम नाकाम साबित हुआ है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे, अभी पीक आनी बाकी है, तो प्रधान सेवक खुद को इस पूरे नैरेटिव से दूर करते जा रहे हैं और राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं और दूसरे जो पुराने उनके अपनाए हुए जो नैरेटिव्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी टाइमलाइन बता दूं। 19 मार्च को प्रधान सेवक टेलीविज़न पर आए थे जनता कर्फ्यू का ऐलान करने के लिए। फिर 24 मार्च को आए लॉकडाउन का ऐलान करने के लिए। फिर 3 अप्रैल को आए लोगों से कहने के लिए कि दिए जलाइए आप, ठीक है, और 14 अप्रैल को आए लॉकडाउन 2 अनाउंस करने के लिए। 12 मई को आए 20 लाख करोड़ का पैकेज बताने के लिए। उसके बाद लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और जो अनलॉक 1 कहा जा रहा है, इन तीनों को अनाउंस करने के लिए वो खुद नहीं आए। ये इसका अनाउंसमेंट, इसका ऐलान किया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। प्रधान सेवक ने तब तक पहचान लिया था कि बात बन नहीं रही है, बात हाथ से बाहर निकल रही है, लिहाजा इस नैरेटिव से धीरे धीरे खुद को विड्रॉ करो। जब राज्यों से पूछा तक नहीं गया था लॉकडाउन लगाने से पहले, अब राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी गई कि राज्य ही निपटेंगे उससे। यहाँ तक कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी 2-3 दफ़े मुख्यमंत्रियों से, वो भी बंद कर दी गई, ठीक है। और जैसे ही प्रधान सेवक ने मतलब राष्ट्र के नाम संदेश देना बंद किया रात के 8 बजे वाला, वैसे ही उसके बाद ही मंत्री लोग आगे आने लगे, वो बोलने लगे, प्रेस ब्रीफिंग्स देने लगे, और ताकि प्रधानमंत्री की जो प्रधान सेवक की जो छवि है वो बची रहे। शिवम विज हैं, द प्रिंट में लिखते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, मैं उसी से ही काफ़ी सारी चीज़ें कोट करूँगा। शिवम विज का कहना है कि अपनी जो इमेज है, जो छवि है, उसको बचाने के लिए जब ये नेशनल कंसेंसस पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में बात बननी शुरू हो गई कि लॉकडाउन कामयाब नहीं हुआ है, तो इन्होंने खुद को विड्रॉ करना शुरू किया। सर्वेज और एक्सपर्ट्स सहमत ना हों, लेकिन इतना तय था कि इस सरकार ने भांप लिया था कि इसका असर जो है वो राजनीतिक तौर पर प्रधान सेवक की छवि पर पड़ सकता है। इसलिए एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो उसका इस्तेमाल किया गया। शिवम विज कहते हैं, द ग्रेटेस्ट ट्रिक इन मोदी गवर्नमेंट्स पब्लिसिटी प्लेबैक इज रेपिटिशन। सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी ट्रिक जो है, चाल जो है प्रधान सेवक मोदी की जो प्रोपेगेंडा मशीन है, वो ये है कि एक ही बात को बार बार कहते रहो, दोहराते रहो, रिपीट करते रहो, जब तक कि वो बात लोगों के जहन में बैठ ना जाए। जैसे टेलीविज़न पर विज्ञापन आते रहते, एक ही प्रोडक्ट के विज्ञापन हम देखते रहते, फिर वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है बात। तो मोदी जो सरकार है, इसने अपने जितने भी नारे हैं, स्लोगन्स हैं, जुमले हैं, टॉकिंग पॉइंट्स हैं, लगातार रिपीट करते रहे, मंत्री भी करते रहे, ताकि जब तक हमारे दिनों में, दिमाग में बैठ ना जाए। अब इसका जो पॉलिसी, जो पूरी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो ये है कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत निर्णय जो सरकार का होता है, वो 1 महीने का, कम से कम 1 महीने का उसका पब्लिसिटी प्लान होता है। पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दो, बहुत बड़ा ऐलान कर दो। उसके बाद मंत्री लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, समझाएंगे कि प्रधान सेवक ने क्या कहा था, और तीसरे फिर मंत्रिमंडल इसको मंजूरी दे देगा, और चौथे इसको नोटिफाई कर दो। ये सारी जो प्रक्रिया है, इसमें मतलब लंबा वक्त लगता है, तब तक लोगों को समझ में आ चुका होता है कि हाँ, ये नैरेटिव ये है, समझ में आ जाता है। और दीज स्टेप्स आर कंफर्टेबली स्प्रेड आउट टू अलाउ ईच स्टेप टू हैव इट्स ओन। हमने यही बात देखी आत्मनिर्भर भारत में, ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद मंत्रियों ने बोलना शुरू किया, उसके बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ, फिर प्रेस ब्रीफिंग्स हुई, तब तक एक नैरेटिव बन चुका था। अब नैरेटिव हटता जा रहा है। वैसे हर नैरेटिव की एक ख़ास पहचान है कि बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बोल्ड, मतलब एक बहुत ही बहादुरी भरा फैसला
हिस्टोरिक ऐतिहासिक फैसला, गेम चेंजिंग, पूरी गेम को बदल देगा, मास्टर स्ट्रोक, ये हम पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है ना। ये हम सारे मतलब आत्मनिर्भर भारत हो या इकोनॉमिक पैकेज हो या उससे पहले जीएसटी हो, हम इस पे सुन चुके हैं, गेम चेंजर है, ये मास्टर स्ट्रोक है, इस तरह के। लेकिन हकीकत ये है कि जो कोरोना का जिन है वो बाहर निकल चुका है, बिल्कुल मतलब इस वक्त काबू में नहीं आ रहा है, अभी केसेस बढ़ेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि प्रधान सेवक वापस एक्रोनिम्स पर चले गए हैं, इंटेंशन, इंटेंट, इनोवेशन, 5 आई जो बताए थे वो। राष्ट्रवाद की बातें दोबारा शुरू हो गई हैं, अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा जोर है, कोविड से प्रधानमंत्री को हटाया जाए, प्रधान सेवक को हटाया जाए। अब कोशिश ये है, 2 महीने तक अमित शाह भी चुप रहे थे, अब वो आकर भी बोल रहे हैं, वो भी आकर बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ छवि का है और दूसरे चुनाव भी आने हैं, और जो मौजूदा सरकार है इसको मालूम है कि पूरा नैरेटिव जो कोविड वाला हुआ है और लॉकडाउन वाला हुआ है, ये उसके खिलाफ माहौल बन गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस बात को नहीं सोचा गया था कि लाखों, क्या मतलब लगभग करोड़ की तादाद में या उससे भी ज़्यादा मजदूर पलायन करेंगे। असली गेम चेंजर वो साबित हो रहा है। आज टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स पर 3 इवेंट हुए, मैं इवेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक हुआ कि राहुल गांधी ने राजीव बजाज जो हैं, बजाज ऑटो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, राहुल बजाज के बेटे, स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के पोते, उनसे बातचीत की। दूसरा, प्रधान सेवक ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। तीसरा, उदय कोटक जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने अपना एक संदेश दिया। तो जो मैं इनमें से 2 को लूँगा, एक तो राजीव बजाज ने क्या कहा, उदय कोटक ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। राजीव बजाज ने राहुल गांधी को बताया कि भारत ने एक बहुत ही निर्दयी, क्रूर किस्म का लॉकडाउन अपनी जनता पर थोपा, लेकिन वो पोरस था। पोरस माने उसमें छेद थे, जैसे छलनी में छेद होते हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के बावजूद शहरों में तंग जो इलाके हैं वहाँ भीड़ होती थी, बाज़ारों में भी भीड़ होती थी, डंडे मार के लोगों को घर के भीतर भेजना पड़ा। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आपने देखी थी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन ही अपने आप में बड़ा जालिम लॉकडाउन था। 4 घंटे का नोटिस दिया गया था, सिर्फ बिना किसी मुख्यमंत्री की सलाह के, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए, और समय ही नहीं दिया गया, वक्त ही नहीं दिया गया कि लोग इस लॉकडाउन के लिए तैयार हो सके। इसलिए राजीव बजाज का मानना है कि ये ड्रैकोनियन जालिम लॉकडाउन था, लेकिन इसमें छेद बहुत थे, छलनी की तरह, और इसलिए ये पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करता चला गया। आगे वो कहते हैं, जैसे कोरोना में होता है ना कि कर्व ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे फ्लैटन हो जाएगा और फिर वक्त के साथ नीचे चला जाएगा। तो हमें भी उम्मीद थी, प्रधान सेवक ने तो 21 दिन मांगे थे कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में ख़त्म हुआ था, हम 21 दिनों में इस पर फतेह पाएंगे, विजय पाएंगे, यानी जो कर्व जो है कोरोना का वो फ्लैटन हो जाएगा। तो राहुल बजाज का कहना है, यू फ्लैटन द रॉन्ग कर्व, आपने गलत कर्व को फ्लैटन कर दिया। ये बीमारी का जो कर्व है कोरोना वायरस का, वो फ्लैटन नहीं हुआ, जीडीपी का कर्व फ्लैटन हो गया और अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज़ वॉट वी हैव एंडेड अप विथ द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और नतीजा ये निकला कि ना तो कोरोना पे काबू पाया गया, ना अर्थव्यवस्था जो जितनी भी जैसे लड़खड़ाती चल रही थी वो भी नीचे बैठ गई। जैसे हमने कल रात के शो में भी कहा था, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि प्रधान से वो खुद को कोरोना से दूर कर रहे हैं, उसके कोई विमर्श पे शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद राहुल बजाज ने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोलना एक बहुत बड़ा प्रयास होगा, बहुत बड़ी कोशिश होगी, इट विल बी हरक्यूलियन टास्क। तो उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के दिलो दिमाग से डर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, और ये जो डर है ये तभी निकलेगा जब एक विमर्श, एक संवाद ऐसा होगा जो एकदम बड़ा स्पष्ट होगा और क्लियर होगा, और मतलब उसका एक एक मतलब जो नुआंसेस होती हैं वो सब बिल्कुल स्पष्ट होंगी। ऐसे नहीं कि खाम का ऐलान कर दिया, और ये आना चाहिए प्रधान सेवक से। राजीव बजाज का ये कहना है। आगे वो कहते हैं कि भारत को पश्चिमी देशों की तरफ देखने के बजाय, इटली या फ्रांस वगैरह को देखने के बजाय,
इस तरफ के देशों को, एशियन कंट्रीज़ को, एशिया के देशों की तरफ देखना चाहिए था, जहाँ पर कामयाबी से कोरोना पर काबू पाया गया है. Unfortunately, India not only looked at the West, it went to the Wild West. I think we stayed more towards the impervious side. दुख की बात यह है, बदकिस्मती से हमने ना सिर्फ पश्चिम की तरफ देखा, बल्कि वाइल्ड वेस्ट ये कहा जाता है जहाँ पर एकदम अनारकी हो, जहाँ पर एकदम मतलब न्याय का राज ना हो, हाँ, जंगल राज हो. हम वाइल्ड वेस्ट में चले गए. तो अभी भी वक्त है, लेकिन प्रधान सेवक खुद को इससे दूर कर रहे हैं. उदय कोटक, जिन्होंने आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष का ओहदा संभाला है, उन्होंने कुछ सलाह दी है. उनकी सलाह ये है कि एक तो हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और हमारी जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, इनमें निवेश ज़्यादा किया जाए, इनको ज़्यादा बढ़ाया जाए. तभी लोग भी समझेंगे, तभी सामर्थ्यवान नागरिक पैदा होंगे, केपेबल सिटीजन्स पैदा होंगे. वरना जुमलों के शोर में और प्रोग्रामिंग, जहाँ दिमागों की प्रोग्रामिंग होती हो, उसके शोर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. लोगों का सम्मान होना चाहिए. लोग स्टेक होल्डर्स हैं. लोग कोई प्रजा नहीं है या गुलाम नहीं है, स्टेक होल्डर्स हैं डेमोक्रेसी में. दूसरा उनका कहना है कि फिस्कल स्पेंडिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो मतलब हमें आर्थिक स्थायित्व तो चाहिए, आर्थिक मजबूती तो चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ खर्चे भी करने होंगे. ज़्यादातर खर्चे जो होते हैं वो सरकारें करती हैं, निवेश करती हैं. उसके बाद फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आते हैं. उसमें उनका ये कहना है कि जो एनिमल स्पिरिट होती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की, एनिमल स्पिरिट से उनका मतलब ये है कि एकदम, मैं वहशी तो नहीं कहूँगा, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. क्योंकि खुला जो बाज़ार है उसमें जब भी आप उतरते हैं तो मुकाबला होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तनख्वाहें बंधी हुई नहीं होती हैं, कंपनियां डूबती हैं, ऊपर जाती हैं, बनती हैं. तो उसमें जो बेस्ट है इंसान का वो निकल कर आता है. तो वो एंटरप्रेन्योर जो हैं, उद्यमी जो हैं, उनकी एनिमल स्पिरिट को दोबारा ज़िंदा करना होगा. उसके बाद जो शहरों और गाँव में जो विषमताएँ हैं, जो बैलेंस नहीं है, संतुलन की कमी है, उसको देखना होगा, बराबरी पर लाना होगा. इसके लिए रूरल जो है रोज़गार, मनरेगा तो एक छोटी सी बात है, वो तो फर्स्ट एड वाली बात है कि ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है. लेकिन ऐसे रोज़गार, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो गांव के इलाकों में लग सके या रूरल एरियाज़ में लग सकें, शहरी इलाकों में तो हैं ही. जैसे वेस्ट में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, बॉम्बे हो या पुणे हो, सारी बड़े बड़े मतलब उद्योग भी लगे हुए हैं. लेकिन गाँव की तरफ हमारा ध्यान कम गया है और दूसरे खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए, इनका ये कहना है. और फिर उनका ये कहना है कि कोरोना के बाद, कोरोना जाएगा तो ज़रूर, जो आता है उसको जाना भी होता है. हर स्तर पे, हर क्षेत्र में जो आया है वो जाने के लिए आया है. तो कोरोना भी जाएगा और भी बहुत कुछ जाएगा. हमारी जो जीवन शैली है उसकी ऐसी बहुत सी बातें जाएंगी जिनकी हमको आदत थी पहले, अब वो हम नहीं कर पाएंगे. जैसे अब बड़ी बड़ी शादियाँ नहीं होंगी, ठीक है, जिसमें हज़ारों बाराती आते हैं और बहुत मतलब दिखावा होता है उसमें, अब वो नहीं होंगी. डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी नहीं होंगी. बड़ी बड़ी पार्टीज़ वो नहीं होंगी. ज़रूरी नहीं कि सुबह की फ़्लाइट लेकर सुबह की फ़्लाइट लेकर जाना, शाम की फ़्लाइट से वापस आ जाना किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत होगी. ज़रूरी नहीं है कि दफ्तरों में लोग ठुस के काम करते रहें, घरों से काम कर रहे हैं. और ये उद्योगपति ने भी देख लिया है, कंपनी वालों ने भी देख लिया है, मीडिया चैनल्स में भी ऐसा हो रहा है कि हमारा इतना खर्चा बचता है, ऑफिस की बिजली का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो क्यों ना घर से ही काम करवाया जाए लोगों से. तो ज़िंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसे कोरोना से पहले थी. तो इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए. सरकारों को भी देखना चाहिए अपने खर्चे कम करें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा बजट का सरकारी तनख्वाहों में चला जाता है. बाकी हमने जो कल बात उठाई थी और उठाते आ रहे हैं, वो बातें कायम हैं कि इस वक्त विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है. और अफसोस की बात है कि विपक्ष खुद ही मांग नहीं कर रहा कि उसका होना ज़रूरी है. आनंद शर्मा ने एक आध दफ़े कहा है, बाकी और किसी पार्टी ने नहीं कहा. हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र हमारा पटरी पर आएगा, अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आएगी, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पटरी पर लाया जाएगा, शिक्षा में इन्वेस्टमेंट की जाएगी. और वक्त लगेगा लेकिन हम वापस बहाल होंगे, ऐसा हमारा यकीन है. नमस्कार. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर. एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए.
खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।